जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर एमएस में। आज हमारे गेस्ट हैं शिवम। वेलकम शिवम। थैंक यू मोहित। शिवम 7 बार एसएसबी अपीयर्ड हैं और ये टीईएस एंट्री में सेलेक्टेड हैं। आज इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो शिवम, आपसे सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी स्कूल की स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल कपूरथला से की है, जिसकी काउंटिंग एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में की जाती है। तो बात करूं मैं सैनिक स्कूल कपूरथला की, तो सैनिक स्कूल कपूरथला का एलुमनस नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सारे ऑफिसर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल AK सैनी। और आगे बात करूं तो सैनिक स्कूल का मेन एम होता है बच्चों को NDA में भेजना। हमारे स्कूल से 800 प्लस बच्चे NDA में जा चुके हैं। फिर आगे बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस के बारे में, बीइंग अ पार्ट ऑफ सैनिक स्कूल, आई हैव स्पेंडेड ओवर ऑलमोस्ट 7 ईयर इन सैनिक स्कूल कपूरथला एंड that period of time I have learnt a lot of things, be it about the sports, co-curricular activities और studies। और आगे का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि मैं 10th में हाउस अपॉइंटमेंट भी था, 12th में भी हाउस अपॉइंटमेंट था, और बाकी मैंने राजपथ भी मार्च किया हुआ है अपने स्कूल की तरफ से। आपका एनसीसी का और जो मार्चिंग बैंड का उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? अच्छा, तो सबसे पहले मैं सैनिक स्कूल कपूरथला बैंड के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा 45 कैडेट्स की एक टीम होती है, मार्चिंग बैंड टीम, ब्रास बैंड की। और हम बहुत सारे नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग हर एक कंपटीशन जीतते हैं। हम चैंपियंस रहते हैं हर एक कंपटीशन में। तो सबसे पहले RDC की बात बताते हैं। RDC होता है रिपब्लिक डे कैंप। रिपब्लिक डे कैंप मतलब 1 महीने का कैंप होता है 26 जनवरी के प्रिपरेशन के लिए। तो उस दौरान हम रिपब्लिक डे कैंप में जाते हैं और 26 जनवरी को राजपथ मार्च करते हैं। मैंने 3 बार राजपथ मार्च किया हुआ है, 2017, 18 और 19 में। तो उसके बाद हम इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस एक कंपटीशन होता है ऑल इंडिया लेवल का, ठीक है, इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है। और इसमें हम गए थे, पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट पोजीशन आई थी। और इसके अलावा MHRD ने भी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें भी हम फर्स्ट आए थे बैंड की तरफ से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपने 4 बार NDA एग्ज़ाम दिया था और आपके चारों के चारों NDA एग्ज़ाम्स क्लियर थे। तो आपकी NDA के रिटन एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रही थी जब आपके बोर्ड्स चल रहे थे? उसके साथ साथ आपने कैसे मैनेज किया था अपने बोर्ड्स को और NDA की स्ट्रेटजी को? अच्छा, तो मैं 2021 पास आउट बैच से हूँ। उसमें क्या हुआ था, कोविड लग गया था। तो कोविड था तो बोर्ड्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था। और सैनिक स्कूल का होने के बावजूद मतलब टीचर का मेन फोकस ये रहता है कि बच्चे का NDA क्लियर हो। तो टीचर भी NDA ओरिएंटेड स्टडीज़ ज़्यादा कराते हैं। और उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेरा फोकस थोड़ा सा NDA की तरफ था। और 3 महीने तक मैंने सिर्फ NDA पे ही फोकस किया था। तो ये था मतलब कैसे कैसे मैंने पढ़ा था NDA का। आपका NCC का क्या एक्सपीरियंस रहा था? आपने NCC में मतलब क्या क्या B सर्टिफिकेट मिला था या C तक पहुंचे थे, क्या रहा था? NCC में मैंने A और B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया था और दोनों A ग्रेड से पास किए थे। A सर्टिफिकेट के लिए एक कैंप होता है CATC, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, तो उसे अटेंड किया था। और B सर्टिफिकेट में भी कैंप अटेंड किया था जी। आपने अपनी NDA की एग्जाम की रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? मतलब किस टीचर से आप पढ़े थे, किस प्लेटफॉर्म से आप ऑफलाइन पढ़े थे या ऑनलाइन पढ़े थे? इसके बारे में आप बताइए। तो बात करूं मैं अपनी NDA रिटर्न स्ट्रेटजी के बारे में, मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन की थी जो कि अनअकैडमी के थ्रू थी, ठीक है। तो 3 महीने का कोर्स मैंने इनरोल किया था। 3 महीने के कोर्स में पूरी प्रिपरेशन थी। और आगे बात करें तो जो टीचर्स थे वो थे अर्पित सर, अनुच्छेद सर और साथ में धर्मदेव मिश्रा सर और सुमित सर थे। सुमित सर हो गए। फिर साथ में ये सारे टीचर्स थे। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो अलग अलग पेस रहते हैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन के दौरान। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलना होता है, ज़्यादा जोश में नहीं रहना होता है, डाउन टू अर्थ। और बीच में जो इलोंगेशन वाली फेज आती है उसमें लगातार अपना काम करते रहो, हार्डवर्क डालते रहो, कंसिस्टेंट और काम करते रहो। और जो बाद वाला होता है तब थोड़ा सा स्प्रिंट मारनी होती है। तो उस दौरान लगभग जब 70% सिलेबस हो जाता है मैथ्स में तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ऐसे मॉक टेस्ट दे के जब थोड़ा सा एनालिसिस करो, मार्क्स बढ़ते हैं धीरे धीरे और साथ में स्पीड भी बढ़ती है मैथ्स में। मतलब
आपकी रिटन की स्ट्रेटजी यही रही थी कि मतलब आपने पूरे टीचर से पढ़े थे प्रॉपर गाइडलाइंस लेकर के, तो कुछ सेल्फ स्टडी का क्या रहा था कि आप मतलब टाइम मैनेजमेंट प्रेशर जो एग्जाम प्रेशर होता है वो सब कैसे मैनेज किया था आपने? सेल्फ स्टडी ऐसा था, मैं मॉर्निंग टाइम वीडियोस लेक्चर देखता था और आफ्टरनून टाइम मैं सेल्फ स्टडी करता था मैथ्स की। तो प्रेशर की बात करें तो प्रैक्टिस सर ने इतनी मल्टीपल टाइम्स हमें सेम ही चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी कि हमें कुछ नया नहीं लगता था एग्ज़ाम जब देने जाते थे तो, और मॉक टेस्ट बार बार अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, तो आप मतलब लास्ट एसएसबी में आप रिकमेंड हुए थे, जो आपका टेस्ट आर्मी का मतलब एसएसबी था उसमें आप रिकमेंड हो गए थे। हाँ। तो आपका इसके अलावा बैकअप प्लान क्या था कि ये अगर इसमें नहीं हुआ तो आप बैकअप ऑप्शन क्या लेके चले थे? तो बैकअप ऑप्शन की बात करें तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैंने 11th में बायो चूज़ की थी, तो मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायोलॉजी भी था। पीसीएमबी बैकग्राउंड? हाँ, पीसीएमबी बैकग्राउंड से हूँ मैं, सुपर मेडिकल। तो मेरे पास नीट एक बैकअप ऑप्शन था। साथ में जेई मेंस तो हर एक कैडेट देता ही है, सैनिक स्कूल का कैडेट और जो मतलब एनडीए की तैयारी कर रहा है, एनडीए वाले का कॉमन फैक्टर रहता है जेई मेंस। तो नीट में मेरा 550 प्लस स्कोर था, और जो कि एक बढ़िया स्कोर है। और आगे मैं जेई मेंस की बात करूँ तो जेई मेंस में भी अच्छा स्कोर था मेरे पास। जेई मेंस भी सेकंड बैकअप ऑप्शन था मेरा, जिसमें मेरे को एनआईटी जालंधर में आईटी ब्रांच अलॉट हो रही थी। अच्छा, तो आप अपने लास्ट एसएसबी का एक्सपीरियंस बताइए कि आपका लास्ट एसएसबी का एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको वहाँ पर क्या क्या करना पड़ा और आपके साथ मतलब क्या क्या सब चीज़ें बताइए पूरे डिटेल में। तो लास्ट एसएसबी का एक्सपीरियंस मेरा अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि रिकमेंड भी हुआ था और मैं परफॉर्मेंस वाइज भी सेटिस्फाई था कि मैंने अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। तो स्टार्टिंग करते हैं स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग में एज यूजुअल 6 टाइम मैंने एसएसबी अपीयर कर चुकी है पहले, तो लगभग सेम ही था, कुछ ज़्यादा खास नई चीज़ नहीं थी। जब मैं स्क्रीनिंग हुआ तो स्क्रीनिंग के बाद साइक टेस्ट के मेरे रिस्पॉन्सेज थोड़े से ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने साइक टेस्ट की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस की थी, ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा की थी और एनालिसिस बढ़िया किया था इस बार। तो उस हिसाब से मेरी एसआरटी ज़्यादा गई थी और टेट स्टोरीज भी सही थी। फिर बात करें आगे साइक के बाद इंटरव्यू की। इंटरव्यू में नई चीज़ इस बार मेरे को ज़्यादा सीखने को मिली थी, क्योंकि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था उसे पता चल जा रहा था कि मैं क्या चीज़ तैयार करके आया हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ मैं तैयार करके गया था, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उस चीज़ पे फोकस ना करके मेरे सामने नई सिचुएशंस रखी, जिसे मैंने हैंडल किया और अच्छे से काउंटर क्वेश्चन का आंसर्स दिए। फिर इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि जैसे हम टीईएस एंट्री में थे, तो टीईएस एंट्री से वो टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब अच्छे से आंसर करें बच्चे। अब बात करें तो जीटीओ की, जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी वो जीटीओ में थी। जीटीओ में मैंने मतलब जीडी और जीपी में तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन और जीपी मतलब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसके बाद पीजीटी होती है, बहुत सारे टास्क होते हैं, टोटल 9 टास्क होते हैं। तो जो ग्राउंड स्ट्रक्चर्स वाले टास्क थे उसमें मेरी एक अच्छी कमांड थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब वीडियोस भी देख रहा था और कोचिंग भी गया था। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जो होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस करके मतलब 2 से 3 सेकंड में आइडिया आ जाता था मेरे को, स्ट्रक्चर देख के 2 से 3 सेकंड में। फिर उसके बाद उधर मैंने हर एक टास्क में लीड किया था। पीजीटी में मैंने लगभग 10 आइडियाज़ दिए थे, जो मैंने ही इम्प्लीमेंट किए थे और मैंने ही वर्बली बोला था, और उनमें से कोई भी गलत नहीं था। तो इतने तक मेरे को पता लग गया था कि मतलब मेरा जीटीओ अच्छा है। और बाकी कमांड टास्क में मेरे को काफ़ी बच्चों ने बुलाया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप 6 बार रिकमेंड नहीं हो पाए थे, मतलब 6 बार एनडीए मतलब एनडीए के 4 बार दिए थे और 2 बार आपने टेक्निकल के भी दिए थे, तो उस वक्त आप रिकमेंड नहीं हो पाए। तो वो जो प्रेशर था मतलब डिस्क्वालीफाई होने का, वो प्रेशर आपने कैसे फील किया था? क्योंकि आपकी फैमिली भी देख रही थी, आप मेहनत भी कर रहे हो और आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो वो सब कुछ कैसे मैनेज किया था आपने? अच्छा, तो फादर और मदर की एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा। मेरे पापा आर्मी में थे, तो मैं एक आर्मी ब्रेड हूँ, ठीक है। तो प्रेशर तो था ही, 6 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और डिमोटिवेशन काफ़ी होता है, पर लेकिन माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि अगर माइंडसेट डिसिप्लिन्ड है, अगर किसी के पास डिसिप्लिन माइंडसेट है तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे को ये थोड़ा सा पता चला था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट किया था और मेरे पास जो बैकअप ऑप्शन था वो बढ़िया था। मैंने एनआईटी जालंधर में आईटी सीट रिजर्व में रखी हुई थी, मैंने फ़ी पेमेंट कर दी थी, तो मैं 7th अटेम्प्ट में बिना किसी प्रेशर के गया था।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, स्टडी से रिलेटेड, जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से आपको मतलब कैसे दूर रहे थे, कैसे आपने इन सबको मैनेज किया था? अच्छा, तो डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो सबको होती हैं, सब इंसान ही हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस। सो डिस्ट्रैक्शंस की ये बात है कि मतलब फोकस रखो। जैसे अब मैं पॉडकास्ट देखता था, आर्म्ड फोर्सेस के पॉडकास्ट देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन अपने आप आता है, और पॉडकास्ट वगैरह मैं भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें कोई बंदा आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस वाले मतलब वेटरन्स हैं जो, वो 26 ईयर्स कोई 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं होता है। और अगर हम ये जाता है हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक हम किसी सोशल मीडिया की पोस्ट से या किसी रील से उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो कोई इतना अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहा है उस चीज़ को। आपका मेडिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मेडिकल में क्या क्या हुआ था आपके साथ, वो सब बताइए। तो मेडिकल में काफ़ी टेस्ट हुए थे हमारे, जैसे स्टार्ट करें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आई, ENT और सर्जिकल और मेडिसिन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट थे, हर एक फोर्सेस के लिए लगभग सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और इसमें एग्जामिन करते हैं बच्चों को। और MH इलाहाबाद में हमारा ये हुआ था टेस्ट, और बढ़िया रहा था सब कुछ। कितने दिन तक चला था आपका मेडिकल? ये 9 डेज का था प्रोसीजर पूरा। 9 डेज का। हाँ। और 5 दिन का वो अलग से SSB? हाँ, 5 दिन का SSB। तो थैंक यू शिवम हमारे शो पे आने के लिए। और आप कोई मैसेज देना चाहें जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं NDA की, तो आप उन लोगों को बता सकते हैं। हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सब लोग कहते हैं हार्ड वर्क, और दूसरा उसके आगे लगा दो कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आर्म्ड फोर्सेस में चाहिए वो है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ तुम फ्लेक्सिबिलिटी अगर और ऐड कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी, तो तुम बहुत आगे तक जाओगे, मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू शिवम अपना शो पे आने के लिए। थैंक यू मोहित। थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।